देखो, अभी अपने पास में जो एक छोटा पॉइंट निकल के आ रहा है ना, वो है कैपेसिटेंस का, है ना? कैपेसिटेंस नहीं, हमारा जो टॉपिक बन रहा है वो बन रहा है कैपेसिटर। देखो, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी अबाउट चार्ज। क्या पढ़ा? चार्ज, कि चार्ज की क्या क्या कहानियां हो सकती हैं। ठीक है, सारी चीजें तो अच्छी थी। अब इनको हम कहीं पर यूटिलाइज भी तो करें, यूज में भी तो लेकर के आए ना। तो इसकी कहानी को हम लोग जब यूज करने में पढ़ना चालू करते हैं, सो वो हम पढ़ते हैं कैपेसिटर में। ठीक है। सो अभी सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे पास बनने वाली है वो बनेगी कि व्हाट इज कैपेसिटर, है ना? बट उससे पहले दो तीन बातों को और समझो। तुमको पहले भी बताया जा चुका है कि कोई भी जो मैटर होता है, ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एटम्स, है ना? एक सिंगल है तो एटम, अदरवाइज एटम्स कहा जाता है। किसी भी मैटर के अंदर अगर ये कंटेन्ड एटम्स सिमिलर हो, कैसे हो? सिमिलर हो। सो मैं क्या कहता हूँ फिर इन्हें, इसी मैटर को जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स कैसे हो? सिमिलर हो, उस मैटर को हम लोग नाम दे देते हैं एलिमेंट। क्या नाम देंगे? एलिमेंट। ठीक है ना? एलिमेंट तुम लोगों ने पढ़े हैं, कुछ होते हैं मेटल, कुछ होते हैं नॉन मेटल, और कुछ होते हैं मेटेलॉइड। ठीक है ना? ये तुमने पढ़े हुए, ठीक है। हम थोड़ी सी बात करते हैं और देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखना चालू करें, तो हम लोगों ने एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हमने कह रखा है, कुछ होते हैं हमारे पास कंडक्टर्स। ठीक है ना? कुछ होते हैं हमारे पास में इंसुलेटर्स, और कुछ को हम लोग बोलते हैं, बोलो, कुछ को हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ को हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स, है ना? अब मीनिंग समझो जरा ध्यान से, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की। क्यों मैं यहाँ पर चीजें कह रहा हूँ? तुमको पता है कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं? दो चीजें पाई जाती हैं, एक होती है न्यूक्लियस, है ना? एक होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री होता है मूव करने के लिए। न्यूक्लियस के अंदर एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं न्यूक्लियस को। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए न्यूक्लियस का पूरा चार्ज किसकी वजह से होता है? पॉजिटिव रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। बट फ्री टू मूव कैसे? देखो, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसके पास में ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, और एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा। अब सुनो मेरी बात को, जो इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज हैं, तो बहुत ही क्लोज ये दोनों आ रहे हैं, हम इन्हें बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। और जो आउटर मोस्ट शेल में है इसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी मेटल के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए। बात समझ में आ गया ना? कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा बात याद रखो, अगर हम बात करें NaCl की, NaCl क्या होता है? एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड कहने का मतलब हो गया कि ये दो आयन से मिलकर के बना होता है। अब मेरी बात को समझो, ये दो आयन से मिलकर के बने हुए हैं, इसका मतलब कि अगर हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा वो देखो जरा। अगर हम इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना, NaCl को, तो ये अपने आयंस में ब्रेक होता है और वो हो जाएगा Na+ और होता है Cl-। तो ये इसके दो आयन बन जाते हैं। दो आयन क्या होते हैं? अगर इनको पानी में डाला जाएगा NaCl को, दो आयन बनते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? फ्री होते हैं मूव करने के लिए, एंड आयन के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन करवाने के लिए। ये बात समझ में आ गया? देखो, दो वर्ड में तुम्हें सिखाना चाह रहा था, एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना? और एक होता है हमारे पास में फ्री आयन। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो। नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट देखो जरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको मिटा देते हैं। देखो, इसी से रिलेटेड हमारे पास में एक और टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो तुम्हें कंडक्टर के बारे में पता है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इंसुलेटर जैसे कि हम कहें जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं या फिर जो कंडक्शन नहीं करता है उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो एक हो गया हमारे पास में इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर को हम बोलेंगे भाई साहब डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे? डाइइलेक्ट्रिक। यानी कि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास, इसका मतलब सिंपल है कि ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब कंडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन लेकिन भाई साहब समझो, हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर के नेगेटिव की तरफ जाती है। समझो मेरी बात को। ऐसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एक नहीं दो बना दिए। चलो समझो जरा इस बात को। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, याद रखो जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो कॉमन सेंस से पॉजिटिव से निकल रहा है, कहां जाएगा? ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। समझो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ूं और एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ूं तो क्या होगा? देखो, जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रिफ्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? बोलो। ये ड्रिफ्ट होगा किधर? नेगेटिव इस साइड में। और पॉजिटिव ड्रिफ्ट हो जाएगा किस साइड में? इस साइड में ड्रिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर को रखा जाता है ना तो उसके ऊपर एक क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। यानी कि वो पार्टिकुलर चार्ज क्या होता है? एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना चालू हो जाता है। ये चीजें मैंने तुमको बताई हुई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है ना। हमने लिया होगा ना एक मेटेलिक कंडक्टर लिया होगा, एक कंडक्टर लिया, उसमें हमने क्या कहा? एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, उसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिए होंगे। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, मतलब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव किया होगा। बट अभी समझो जरा पॉइंट, ये बात समझ में आता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को नहीं, चार्जेस को एक्सेलरेट करने का काम करेगा। चार्ज जब मैं कहता हूं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आ जाएगा, ठीक है ना बात? अब समझो जरा ध्यान से मेरी बात को। तुमको अभी पता है कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। हम यहाँ पर बेसिकली दो चीजों की बात करने वाले हैं। एक रहेगा हमारे पास कंडक्टर, एक रहेगा इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की हम बाद में बातें करते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टर कौन होते हैं? वो जो कंडक्टिविटी करते हैं, यानी कि जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर कौन होते हैं? वो जो कंडक्टिविटी नहीं करते हैं। इसका मतलब उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया ना? अब देखो जरा अगली बात मेरी। हमें पढ़ना है कैपेसिटर के बारे में, ठीक है ना। तो लिख देते हैं पहली डेफिनेशन कैपेसिटर। तुम लोग भी लिखना चालू कर लो, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, अदरवाइज सब बाउंसर जाएगा, है ना। समझो, कैपेसिटर इज बेसिकली अ डिवाइस। तो कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? कैपेसिटर इज बेसिकली अ डिवाइस एंड दिस डिवाइस हैज सर्टेन कैपेसिटी। क्या है? कैपेसिटी। कैपेसिटी भी किस चीज की है? ऑफ होल्डिंग चार्ज, ऑफ होल्डिंग चार्ज, ठीक है ना। सुनो ध्यान से आगे। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which has the capacity of holding charge and this capacity of holding charge of capacitor is called capacitance। क्या रहेगा? कैपेसिटेंस क्या है? बेसिकली कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज। कौन होल्ड कर रहा है चार्ज? कैपेसिटर कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली कैपेसिटर हैज कैपेसिटी एंड दिस कैपेसिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस। दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। सो याद रखो डेफिनेशन। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which has capacity of holding charge and this capacity of holding charge is called capacitance। ठीक है, अगला पॉइंट समझो जरा ध्यान से। हमने ये बात समझा हुआ है कि कोई भी हमारे पास में अगर कंडक्टर है, अगर हम उसे चार्ज देना चालू करें, ऐसे केस में उस चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर क्या होता है? पोटेंशियल उसका राइज करना चालू करता है। पॉइंट समझो। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए एक कोई कंडक्टर, इसका अपना कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल रहेगा ना, बोलो। तो अगर अपना इसका कुछ पोटेंशियल रहेगा, इसको मैं और चार्ज एक्स्ट्रा देना करूंगा तो इसका पोटेंशियल राइज करना चालू हो जाएगा। इसी बात को हम लोगों को पढ़ना है।
ठीक है ना। सो अगला पॉइंट देखो, इफ अ कंडक्टर is given a charge q, then its potential rises, then its potential rises, है ना, इन proportion to the charge। पॉइंट समझो जरा, अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देना चालू करते हैं, देन पोटेंशियल उस कंडक्टर का राइज करना चालू करेगा। अब समझो जरा पॉइंट को, हमने कहा इफ q इज द चार्ज विच इज गिवन टू द कंडक्टर एंड इसके करस्पॉन्डिंग में जो पोटेंशियल में राइज आया वो v हुआ, देन हम लिखेंगे q is directly proportional to v। It means when a conductor is given a charge q, its potential rises to v and this q is directly proportional to v। तो हमारी डेफिनेशन जो बनानी है हमें वो ये बनानी है कि q is directly proportional to v, हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो एक को एक कांस्टेंट लिखते हैं, यहां पर वो कांस्टेंट होता है c, तो हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू सी वी, या फिर c इज इक्वल टू लिख सकते हैं q अपॉन v। मीनिंग एक ही है, जैसे मन करे वैसे लिखो। जहां पर ये जो c लिखा गया है, दिस c इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, दिस c इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या है ये? कैपेसिटेंस। चलो, ये c को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसका क्या मीनिंग है? c इज इक्वल टू होता है q अपॉन v। अपने पास फॉर्मूला है, अगेन अगर हम c का यूनिट निकालना चालू कर दें तो कूलम होता है चार्ज का यूनिट, तो ऊपर लिख दो 1 कूलम अपॉन लिख दो 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 कूलम पर वोल्ट जो हमारे पास जनरल यूनिट निकल के आएगी कैपेसिटेंस की, वो ये रहेगी। लेकिन कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरड, इसलिए हम लिखेंगे 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। तो अब हम बार बार एसआई सिस्टम में यूनिट क्या लिखेंगे कैपेसिटेंस की? एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, है ना। रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, तो फिर आगे लिख लो इसको जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि हमें इसी कैपेसिटर का, किसका? इसी कैपेसिटर का जो हमने कैपेसिटेंस निकाला है, यानी कि कैपेसिटर नहीं, बेसिकली जो हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया है, इस कैपेसिटेंस की अगर हम डायमेंशन तुमसे निकालने को कहें तो निकाला जा सकता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अगर तुमको ये बात मेरी समझ में आ रही है तो तुम निकाल सकते हो। पूछो कैसे, बता देता हूं। देखो, C का फॉर्मूला हमारे पास बन गया Q बाय V, एंड क्योंकि Q जो है वो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको ड्राइव करेंगे कैसे? I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। Q को हम लिखेंगे I इंटू टी, जहां पर I करंट है, T टाइम है। इसका मतलब चार्ज का डायमेंशन A इंटू टी लिखा जा सकता है, हमने लिख दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हमको ये बात पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमें वर्क डन का डायमेंशन पता है, क्या रहेगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 होता है, एंड चार्ज के लिए मैंने अभी लिखा ए टी होता है ना। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर उठा करके पुट कर देता हूँ तो देखो क्या बन जाएगा। ऊपर रहेगा ए इंटू टी, नीचे रहेगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये रहेगा वर्क, और इसी के नीचे हमारे पास में है ए इंटू टी। ठीक है ना। अगर हम इनको पलट के ऊपर लिए जाएं तो देखो क्या बन जाएगा। या फिर यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इस साइड में मैं लिखता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा m, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा t माइनस 3, और ये हो जाएगा a माइनस 1। ठीक है ना। तो इसको भी अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा m एल स्क्वायर टी माइनस 3, है ना। तो t प्लस 4 में आ जाएगा, एंड a माइनस 1 था यहाँ पर, और यहाँ पर एक ए है, तो ये हो जाएगा ए प्लस का 2। यानी कि जो डायमेंशन बनेगा हमारे पास में किसका? कैपेसिटेंस का, वो ये बन जाएगा। ठीक है। अब दो चीजें मैंने तुमको बता दी कि यूनिट क्या होता है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का, और उसका डायमेंशन क्या होता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हमें लिखना है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्या रहेगा? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, हमें ये करना। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मतलब क्या? स्फेरिकल कंडक्टर,
हमको ये बात पता है कि अगर हम कभी अपने पास में एक कोई कंडक्टर ले लें और वो कैसा हो, स्फेरिकल हो, कैसा हो, स्फेरिकल हो, तो ये है देखो स्फेरिकल कंडक्टर। हमने कहा, हमने ले लिया एक स्फेरिकल कंडक्टर। अब पॉइंट समझो जरा क्या है। ये स्फेरिकल कंडक्टर का अपना कोई सेंटर होगा, बना लो। अगर हम इसको कोई चार्ज q अमाउंट का देना चालू करें तो ये जो चार्ज है ये इसके सरफेस पर क्या करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। बोलो, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर यहाँ से ऐसे बना दो बहुत सारी लाइंस। बहुत सारी लाइंस का क्या मतलब है बनाने का, तुमको यहाँ से समझेगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, क्योंकि ये जो हमने बनाया है ना स्फेरिकल कंडक्टर, ये एज अ पॉइंट चार्ज, मतलब कि ऐसा ये फील आएगा कि जो इसका टोटल चार्ज है ना वो इसके सेंटर पर लोकलाइज्ड है। कहाँ पर है, सेंटर पर लोकलाइज्ड है ना, इसके सेंटर पर लोकलाइज्ड है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा। पॉइंट समझे ना। और ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। क्या है ये, पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। सो बना लो अपने अकॉर्डिंग जैसा मन करे। बस मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कुछ तुम्हें दिख रहा होगा। चलो, अब पॉइंट समझो जरा क्या है। यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है O और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या है, इसकी रेडियस है ना। सो मान लो इसका रेडियस कितना है R। चलो कोई बात नहीं। अगर हम इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना चालू करें तो पोटेंशियल अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना चालू करेगा और टोटल चार्ज जो है इसका हम कह रहे हैं, मान लो वो सेंटर पर बिहेव करेगा ना, क्योंकि स्फेरिकल सेंटर पर ऐसा लगेगा कि चार्ज है इसका। सो ये हम इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/4πε, और ये हो जाएगा हमारे पास में Q/R। क्या हो जाएगा, Q/R, जहां पर R क्या है हमारे पास में, रेडियस ऑफ दिस। चलो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। ठीक है, हम क्या करें, C को सब्जेक्ट बना लें, तो ये बन जाएगा Q/V। Q की वैल्यू को हम उठा करके अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो Q हमने यहाँ पर छोटा Q लिया है तो इसको भी क्या ले लो, छोटा Q ले लो। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक Q है और इधर देखो 1/V हो जाएगा। तो 1/V लिखने का मतलब हो गया ये जो नीचे वाली चीजें हैं ऊपर, ऊपर वाली चीजें नीचे। इसका मतलब ये हो जाएगा 4πε और इंटू R अपॉन में Q हो जाएगा। और यहाँ से Q और Q को हम देंगे उड़ा, अपने पास बचेगा 4πε0R। चलो ये हो गई एक रिलेशन। दूसरी बात समझो सर, अगर ये जो भी सेटअप है ये किसी मीडियम में रखा गया होता, ऐसे केस में हमें यहाँ पर के यानी कि डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ऐसे केस में हमारे पास ये भी आ जाएगा कुछ इस तरह से। पॉइंट आगे समझो। अगर हम ध्यान से देखें तो 4πε इंटू के, ये सब का सब है कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। और अगर हम k को भी वेरिएबल मान के चलते हैं तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k भी लिखा जाएगा। तो ये दो रिलेशन को समझो कि अगर हमारे पास में रेडियस बढ़ रहा होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहां से हम एक और पॉइंट समझते हैं। मान लो हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और कैपेसिटेंस मान लो हमारे पास में कितनी हो, 1 फैरड के बराबर। अब पॉइंट है, आर की वैल्यू को फाइंड करना है तो आर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है यहां से 1/4πε0। तो ये 1/4πε0 लिखा जाएगा ना, ये बनेगा। इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बता रखी है 9 × 10⁹, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब जो रेडियस हमारे पास बन के आएगा वो 9 × 10⁹ हो जाएगा। इसका मतलब 1 फैरड जो हमारे पास में कैपेसिटेंस आ रहा है ना, ये अपने आप में बहुत ही बिगर वैल्यू है। एंड ये जो रेडियस निकल के आ गया इतना मीटर आएगा, कितना आएगा, इतना मीटर आएगा। और अगर यहाँ से हम इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर दें तो 1000 से डिवाइड करने पर भी क्या रहेगा, ये वैल्यू बहुत ही बिगर रहेगी। इसका मतलब कि 1 फैरड जो हमारे पास में कैपेसिटेंस है ना, ये अपने आप में बहुत ही बिग वैल्यू को रखती है। सो इसलिए हमें बार बार यहाँ पर यूज करना होगा इससे छोटी यूनिट।
सो छोटी यूनिट लिखने के लिए देखो तुम्हारे बुक में कुछ यूनिट्स दी जाएंगी कि हमारे पास में 1 माइक्रोफैरड होगा। क्या रहेगा? 1 माइक्रोफैरड, कुछ इस तरह से 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैरड। 1 नैनोफैरड 10⁻⁹ फैरड और 1 पिकोफैरड लिखा रहेगा 10⁻12 फैरड। सो हमें बार बार माइक्रोफैरड को यूज करना रहेगा, इस बात को ध्यान में रखोगे। अगला पॉइंट लिखो, जल्दी से इसको नोट करो फिर हम बताते हैं। हो जाए तो बताओ जल्दी से।